नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फ्रांस में पेगासस जासूसी कांड को लेकर जांच होगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि क्या फ्रॉड तरीके से किसी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जानकारी हासिल की गई और निजता का उल्लंघन हुआ। भारत सरकार ने अभी तक न तो जांच की बात कही है, न कहा है कि किसने पैसा दिया था खरीदने के लिए, अगर खरीदा गया है तो। यह भी नहीं बता रही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया है या नहीं। अगर आपको लगता है कि यह मामला 2-4 विधायकों के फोन की रिकॉर्डिंग का है, जासूसी का है, तो उस लिहाज से भी आप यह फिल्म देख सकते हैं, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन, जिसकी कहानी यह थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लोगों ने डेमोक्रेट सांसदों की बैठक में फोन रिकॉर्ड करने के यंत्र लगा दिए और उनके दस्तावेजों की चोरी कर ली। जब वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता ने इस साजिश का भांडा फोड़ दिया और खबर छपी, तो आज तक दुनिया में वाटर गेट की मिसाल दी जाती है और हर बड़े घोटाले में गेट प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। आज के हिसाब से आपको लगेगा कि इतनी सी तो बात है, सब करते हैं, लेकिन तब के अमेरिका में हंगामा मचा और रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। निजता या प्राइवेसी पर हमला एक ऐसा वाक्य है, मुमकिन है बहुत से आम लोग इसके गहरे अर्थ ना समझते हों। उन्हें लगता होगा कि नेता लोगों की रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं, चलता है, सरकार जान भी लेगी तो हमारे फोन में ऐसा क्या है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फर्ज कीजिए कि आपके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर घुस आया है। आप अपने बेडरूम में हैं और कोई आपके फोन से आपके अंतरंग क्षणों को रिकॉर्ड कर रहा है। बाथरूम में नहाते वक्त कोई दूर बैठा आपके फोन का कैमरा ऑन कर देता है और रिकॉर्ड कर सकता है। बाद में कोई इस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है या इस जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? पेगासस के जासूसी सॉफ्टवेयर से यह सब हासिल किया जा सकता है। जासूस सिर्फ इतना नहीं करता, आपके फोन से पासवर्ड उड़ा लेता है, फोन बैंकिंग की सारी जानकारी ले लेता है और एक झटके में बैंक से पैसा निकाल लेता है और आप कंगाल हो सकते हैं। इस तरह प्राइवेसी का मतलब आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। सरकार यह भी जान सकती है कि आपने अपने फोन से किसे वोट देने की बात की है और उसके बाद वह आपके साथ सब कुछ कर सकती है। पेगासस सॉफ्टवेयर से अब संभव है कि 50,000 नहीं, एक साथ लाखों लोगों के फोन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? तो यह मामला देश की सुरक्षा का मामला है या देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का है? आप चाहे गोरखपुर में रहते हो या बनारस में। मान लीजिए हर दिन आप सरकार के खिलाफ लिखते हैं, एक दिन कोई अज्ञात एजेंसी आपके फोन में घुस जाती है और बैंक से सारी जमा पूंजी उड़ा ले जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कि किसने किया। आपकी तस्वीरें लेकर वायरल करा दी जाएंगी। आपका तन, मन और धन सब किसी तीसरे के कंट्रोल में आ जाएगा। पेगासस का मामला केवल भारत से संबंधित नहीं है। दुनिया के 180 पत्रकारों के फोन की जासूसी की जा रही है। उन पत्रकारों की सूची देखें तो वे सभी वैसी ही खबरों पर काम कर रहे हैं जिनके पर्दाफाश से सरकार का झूठ पकड़ा जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अलग अलग देश में पेगासस सॉफ्टवेयर से कौन ऐसा काम करा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ही रिपोर्ट किया है कि इस महीने भी भारत में कुछ लोगों के फोन पर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का हमला हुआ है। इस महीने तक हमला हो रहा है और सरकार जांच से इनकार कर रही है। अजरबैजान की एक राजनीतिक कार्यकर्ता फातिमा मोवलामली के फोन पर एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से निशाना बनाया गया। कई कारणों से फातिमा के फोन की जांच नहीं हो सकी। फातिमा ने 20 साल की उम्र में वहां के तानाशाह के खिलाफ अकेला प्रदर्शन किया। अप्रैल 2019 में उनकी अंतरंग तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दी गई। फातिमा ने बताया कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तब सुरक्षा बलों ने मारा पीटा और पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया। जब फातिमा 17 साल की थीं तब सुरक्षा बलों ने उन्हें अगवा कर उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर वायरल कर दिया ताकि उन्हें देह व्यापार में शामिल होने के आरोप में बदनाम किया जा सके। इस तरह से फातिमा को डराया गया, लेकिन वो डरी नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स की संपादक रूला खलफ के फोन पर भी हमला हुआ है पेगासस से।
जो निश्चित रूप से भारतीय नहीं हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति से जुड़े 50 लोगों के फोन नंबर संभावित टारगेट की सूची में पाए गए हैं। 2 मार्च 2017 को मेक्सिको के पत्रकार सेसिलियो पिनेदा ने फेसबुक पर पुलिस और राजनेताओं के बीच हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा कुछ पर्दाफाश किया तो उसके 2 घंटे बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के समय के आसपास सेसिलियो पिनेदा के नंबर को एनएसओ के संभावित टारगेट की सूची में शामिल किया गया था। गार्डियन अखबार ने लिखा है कि पेगासस की मदद से उनके हत्यारे ने पता लगा लिया होगा कि हत्या के वक्त कहां थे। हत्या के घटनास्थल से पिनेदा का फोन गायब हो गया, इसलिए उनके फोन की फोरेंसिक जांच नहीं हो पाई। विदेशी हाथ और भारत को निशाना बनाने वाला तर्क बचकाना है। जांच के इनकार के कारण और भी सवाल उठने लगे हैं कि भारत सरकार यह क्यों नहीं बताती है कि उसने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा। तब सवाल आएगा कि फिर कौन जासूसी करा रहा है। भारत सरकार हां और ना बोलकर दोनों में फंस सकती है, इसलिए दुनिया के 80 पत्रकारों के द्वारा तैयार रिपोर्ट को खंडन के नाम पर मजाक उड़ाकर या खारिज कर देना ही आसान तरीका लगा है। क्यों सरकार इस रिपोर्ट में उठाए सवालों के जवाब नहीं जानना चाहती है? यह गार्डियन अखबार का कवर है। दुनिया के अखबारों में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा इन संदर्भों में होने लगी है। 7 साल में अलग अलग देशों के स्टेडियम, ऑडिटोरियम बुक कराकर इतने कार्यक्रम किए गए ताकि प्रधानमंत्री की छवि ग्लोबल नेता की बने, जबकि उन कार्यक्रमों में वहां रहने वाले भारतीय मूल के ही लोग आए, उन देशों के मूल निवासी न के बराबर। कायदे से सरकार को पारदर्शी जांच करनी चाहिए ताकि इन खबरों को वह तथ्यात्मक तरीके से गलत साबित कर सके और 17 मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट को चुनौती दे सके। क्या अमेरिका, पेरिस और लंदन में बैठे भारतीय राजदूत गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट और ला मोंद को पत्र लिखेंगे जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के समय अप्रैल के महीने में ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार को भारतीय राजदूत ने लिखा था? तब ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय दूतावास के राजदूत ने दी ऑस्ट्रेलियन के संपादक को पत्र लिख दिया कि आपके समाचार पत्र ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब तरीके से पेश किया। आपने जिस लेख को छापा उसमें बताए गए तथ्य भ्रामक और आधारहीन हैं। राजदूत जी इस बात से नाराज थे कि अखबार ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए कुंभ और प्रधानमंत्री की चुनावी रैली को जिम्मेदार बताया है। भारत सरकार ने दी संडे टाइम्स के संपादक को ना लिखकर दूसरे अखबार को लिखा। इसके बाद भी दी ऑस्ट्रेलियन ने भारतीय दूतावास के पत्र को नहीं छापा। दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों ने हजारों दस्तावेजों की छानबीन के बाद यह खबर तैयार की है। कई लोगों के फोन के हैंडसेट की जांच की गई है, फोरेंसिक जांच हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत को बदनाम करने के लिए मन की बात लिख दी गई है। सवाल है कि इसकी चपेट में भारत के नागरिक आए हैं। क्या भारत सरकार को उनकी निजता के क्षेत्र में घुसपैठ करना जांच का विषय नहीं लगता है? हमारे देश की कई महिला पत्रकारों के फोन से जानकारियां उड़ाई गई हैं। इस करतूत में उनकी पेशेवर गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ निजी जानकारियां भी हो सकती हैं। यह जानकर महिला पत्रकार, क्या कोई भी पत्रकार या नागरिक सिहर सकता है? फिर भी सवाल है कि क्या जिस विश्व गुरु भारत में जहां नारी की दिन रात केवल पूजा ही होती है, उस विश्व गुरु भारत की मोदी सरकार जो दिन रात नारी का सम्मान ही करती है, उसे इस बात को लेकर परेशानी नहीं है कि महिला पत्रकारों के फोन से निजी जानकारियां ली गई होंगी? इंडिया अहेड न्यूज की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर स्मिता शर्मा का भी इनमें नाम है। देखिए, जब लगभग 1 महीने पहले फॉरबिडन स्टोरीज ने मुझसे संपर्क साधा और कहा कि शायद 2018-19 के बीच में मेरे फोन को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जब मैं ट्रिब्यून अखबार के साथ थी। वैसे तो मैं हमेशा से विदेश नीति कवर करती रही हूं, तो हैरानी जरूर हुई, अचरज जरूर हुआ, लेकिन शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि 18 सालों में ऐसे कई सारे वाकये हुए हैं जिससे पता चलता है कि आपके सवालों से सरकार असहज है, या फिर आप कुछ ऐसी स्टोरीज करते हैं जिससे लोगों को, मंत्रालयों को जो है गुस्सा आ सकता है। लेकिन बतौर एक महिला पत्रकार, बतौर एक आम नागरिक, मुझे लगता है गुस्सा जरूर आया था कि क्या हमें निजता का कोई अधिकार नहीं है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में? और जो लोग मुझे कहते हैं या आपको कहते हैं रवीश कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कौन सा बड़ा मामला हो गया, हर कोई हर किसी पे जासूसी अगर कर भी रहा है, क्या खबर सामने निकल कर आ जाएगी, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। क्योंकि लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई आपके घर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आपके 4 दीवारों के अंदर ही वो बात बनी रहे।
आपके घर में यही तो वजह है ना कि एक दरवाजा है, कुंडी है, आप ताला मारते हैं, आप खिड़कियों पर पर्दा लगाते हैं। और अगर आपके फोन के जरिए, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए आप समझिए कि आपका फोन ड्राइंग रूम में है, लेकिन आपकी माइक्रोफोन को कोई और एक्सेस कर रहा है और सुन रहा है कि बेडरूम में क्या बातचीत चल रही है, आपके कैमरे को कोई और नियंत्रण कर पा रहा है, आपकी कोई ऐसी फोटोज ली जा रही हैं कैमरे में रिमोट लोकेशन से जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, तो ये तो आपकी पूरी तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हुई है और इसे लेकर चिंता होनी चाहिए। भारत का नाम तो तब बदनाम नहीं होता जब सरकार आगे आती और कहती कि हमारी सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम पत्रकारों के फोन की जासूसी हुई है। यह गंभीर बात है और हम जांच करेंगे। जांच नहीं कराने से भारत की बदनामी ज्यादा हो रही है। अगर आपको लगता है कि यहां तक भी कोई डरावनी बात नहीं है तो आप एक और कहानी लीजिए। जेएनयू के छात्र उमर खालिद को तो आप जान ही चुके हैं। गार्डियन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2018 में राजद्रोह के मामले में आरोप पत्र दायर करने से पहले उमर खालिद के फोन का भी चुनाव किया गया, जैसा कि भीमा कोरेगांव केस में रोना विल्सन, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, सुरेंद्र गार्डलिंग, सुधा भारद्वाज और स्टेन स्वामी के मामले में हुआ। अगर उमर खालिद के फोन में इस जासूस के जरिए कोई ऐसा दस्तावेज छोड़ दिया जाए जिसके आधार पर बाद में उन्हें अपराधी साबित किया जा सके, पहली बार है कि केंद्रीय मंत्री का नाम संभावित लोगों की सूची में है जिनके फोन को टारगेट किया जाना था। उनके स्टाफ के नाम है लेकिन सब चुप हैं। जिनके नाम है वे भी चुप हैं कि सरकार जांच कर स्थिति तो साफ करे। 2017 से 19 के बीच अश्विनी वैष्णव और उनकी पत्नी के फोन को किसके कहने पर जासूसी की संभावित सूची में डाला गया होगा, जो अब आईटी और रेल मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के पुराने नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनकी पत्नी के फोन की जासूसी क्यों कराई जानी थी? उनके 15 सहयोगियों के भी फोन नंबर संभावित सूची में हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के रसोई और माली के फोन की जासूसी की खबर छपती है और सरकार खंडन से काम चला रही है। क्या इनके फोन की फोरेंसिक जांच सरकारी और सिटीजन लैब से नहीं होनी चाहिए थी? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के निजी सचिव के फोन को क्यों टारगेट किया जाना था? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के ओएसडी संजय कचरू के फोन की निगरानी कौन कराना चाहता होगा? विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे प्रवीण तोगड़िया के फोन की जासूसी कौन कराना चाहता होगा? अगर आज किसी और सरकार होती, चाहे यूपीए की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। जेपीसी की मांग तो उठती है, ऐसे नहीं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की एक जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इस तरह की अवैध जासूसी नहीं होती है। ऐसे कामों के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया तय है और उसी का पालन होता है। मैं भी साफ कर दूं कि मैं मंगोलिया का समाचार नहीं पढ़ रहा हूं, इस वक्त भारत का ही बता रहा हूं। अश्विनी वैष्णव एक पुरानी खबर ही पढ़ लें, पता चलेगा कि 26 जुलाई 2015 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कभी मांग की थी कि जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रेम सिंह धूमल की सरकार थी तो उस दौरान जिन 1400 लोगों के फोन की रिकॉर्डिंग हुई उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। शांता कुमार ने कहा था कि उनके फोन की रिकॉर्डिंग हुई हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट किया है और स्वामी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उन्होंने लिखा है कि जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली एनएसओ एक व्यावसायिक कंपनी है जो पैसे लेकर काम करती है। जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि भारतीय ऑपरेशन के लिए कंपनी को किसने पैसे दिए? अगर भारत सरकार ने नहीं दिए तो किसने दिए? मोदी सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जनता को बताए। यही नहीं, पेगासस रिपोर्ट से संबंधित खबरों का आना जारी है। आज तीसरे दिन भी वायर ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट छापी है। वायर ने खुलासा किया है कि जुलाई 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने से कुछ समय पहले उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर, तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के निजी सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिव के फोन नंबर
संभावित जासूसी के लिए चुने गए थे। यहां तक के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के एक बॉडीगार्ड का नंबर भी इस सूची में पाया गया है। सोचिए कितना खतरनाक है। नवंबर 2019 के मध्य में ये नंबर उस समय चुने गए जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में काफी हलचल मची हुई थी और 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा, सभी विधायक मुंबई के एक होटल में जमा हो गए और डीके शिव कुमार को उनसे मिलने के लिए होटल में घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी। वायर ने बताया है कि इसी समय राहुल गांधी के एक नए नंबर को भी जासूसी के लिए चुना गया और जो इस सूची में 2018 से था। फोरेंसिक जांच ना हो पाने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन फोनों को हैक किया गया था या नहीं। मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब ये सारी परतें खुल गई हैं। सरकार ने जांच से इनकार कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को आगे कर दिया है। कोई जांच की मांग का मजाक उड़ा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुत्सित भावना, दूषित राजनीति, नकारात्मक राजनीति, अराजकता, सनसनीखेज चीजों को परोसना, विषाक्त वातावरण पैदा करना, लोकतंत्र के गिरते हुए स्तर, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, इन सब का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पेगासस की जासूसी पर चिंता के एक शब्द नहीं। अगर यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो क्या इसी तर्क से इस मामले में पारदर्शी जांच नहीं होनी चाहिए? जबकि सरकार के खुद के मंत्रियों की जासूसी होने वाली थी। क्या योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश नहीं चाहते हैं? विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी धरने पर बैठी होती, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बता रही होती, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही होती। वैसे कांग्रेस ने भी अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। सरकार भले विपक्ष के नेताओं के फोन रिकॉर्ड होने से चिंतित ना हो, लेकिन यह बात समझ से परे है कि अपने मंत्रियों और नेताओं के फोन की जासूसी को लेकर भी क्यों चिंतित नहीं है। फ्रांस के बड़े अखबार लामून ने छापा है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर गए, उसी समय के आसपास पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू होता है। गार्डियन ने भी ऐसा ही लिखा है। क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? पेगासस जासूसी कांड की ज्यादातर रिकॉर्डिंग 2017 से 2019 के बीच हुई है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इस महीने तक भी भारत में इस सॉफ्टवेयर से हमला हुआ है, तब भी सरकार जांच की बात नहीं करती है। अक्टूबर 2019 में यह मामला सामने आया था। तब से सरकार अपना जवाब एक तरह की बातों से ही दे रही है। 28 नवंबर 2019 को राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद का जवाब, 19 जुलाई 2021 को लोकसभा में ही नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब में खास अंतर नहीं मिलेगा। यूं तो अश्विनी वैष्णव का नाम भी संभावित टारगेट की सूची में है, फिर भी वो जांच की बात नहीं कर रहे हैं। Section 69 of the IT Act and Section 5 of the Telegraph Act clearly contains a provision that in the interest of sovereignty and integrity of India, intercepts can be made of people, including their computer resource. But this has to be authorized. And how it shall be authorized, sir? In case of Government of India, by the Home Secretary. In case of state government, by the State Home Secretary. And it shall be reviewed by a review committee in case of the Government of India, the Cabinet Secretary, the Law Secretary, and IT Secretary. In case of the state government, the Chief Secretary, the Law Secretary, and their Secretary IT. Therefore, there is a proper oversight is there
That is how you undertake the security of the country and intercept of it. There is a very well established oversight mechanism in the form of a review committee headed by the Union Cabinet Secretary. In case of a state government, such cases are reviewed by a committee headed by the Chief Secretary concerned. The law also provides an adjudication process for those people who are adversely affected by any such incident. The procedure therefore ensures that any interception or monitoring of any information is done as per due process of law. अपार गुप्ता और वृंदा भंडारी ने फोन रिकॉर्ड करने के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई चल रही है। जो निगरानी की पावर है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो बस पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के लिए, कानूनी व्यवस्था बनाने रखने के लिए या कोई भी जुर्म रोकने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। पत्रकार, राजनेताओं इत्यादि लोगों को सर्विलेंस कैसे पब्लिक इमरजेंसी माना जा सकता है? और भी महत्वपूर्ण है कि पूरे सर्विलेंस सिस्टम में कोई भी चेक्स और बैलेंसेस नहीं है। इसमें बस कोई न्यायिक और कानूनी संसदीय निगरानी नहीं है। बस 3 ब्यूरोक्रेट निर्णय ले लेते हैं कि यह कानूनी है। इसके नतीजे पर वो कैसे पहुंचे किसी को कभी पता चल नहीं सकता। नवंबर 2019 में दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में पूछा कि क्या सरकार वैध तरीके से जासूसी कर रही है। इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि तब सरकार को बताना होगा कि उसने पेगासस से सॉफ्टवेयर खरीदे हैं या नहीं। जब यह बता देंगे तो यह भी बताना होगा कि क्या वैध तरीके से पत्रकारों, महिला पत्रकारों, अपनी पार्टी के सांसद, मंत्री, उनके सचिव, माली, रसोइया वगैरह वगैरह की रिकॉर्डिंग हो सकती है। इस दूसरा सवाल था कि अगर वैध तरीके से नहीं हुई है जासूसी तो फिर अवैध तरीके से कौन करा रहा होगा। दिग्विजय सिंह का तीसरा सवाल भी गौर करने लायक था। वो यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध रूप से फोन की जासूसी हो रही है और सरकार को पता तक नहीं। हमें पता चला यह पेगासस सॉफ्टवेयर है इतवार के दिन रात के समय, मगर इससे पहले हमारे पास आए थे चेन्नई के एक खोजी एक पत्रकार संध्या रविशंकर। वहां हमें आके बताया कि ये फॉरबिडन स्टोरीज को एक संदेह है कि आपका फोन किसी ने टैप किया, तो आपका फोन के अंदर जितने सारी चीजें हमें डाउनलोड करने दीजिए, हमें क्लाउड में डाल देंगे। तो पहले मैंने डर गया कि हमारे जितने सारे टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप मैसेज, तस्वीर, वीडियो सब आप ले लेंगे। बोले नहीं, आप चिंता मत करो। फिर फ्रांस से एक व्यक्ति फिनियस रूकर, एक और महिला हमसे बात किया, बोला एकदम चिंता मत करो, हम सिर्फ इसका एक विश्लेषण करेंगे, फॉरेंसिक एनालिसिस करने के बाद हम सब इसको हटा देंगे। तो उन्होंने किया, 1.5 महीना के लगभग किया। ये मार्च महीने हुआ था, 1.5 महीना। फिर हमें बोला कि हाँ, मार्च, अप्रैल, मई 2018 में आपका फोन किसी ने कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश किया, मतलब टैप करने का कोशिश किया, अंदर घुसने की कोशिश। हमें तो मालूम नहीं था। ये हमें इतवार का दिन ही मालूम पड़ा कि ये पेगासस का सॉफ्टवेयर है, ये आईफोन के अंदर भी चले जाते हैं। हमने सोचा था एप्पल का आईफोन अत्यंत सुरक्षित है, जैसे सिग्नल, जैसे टेलीग्राम, फेस टाइम इतना, मगर इन्होंने बोला ना, इसमें आ गया। तो मैंने सवाल उठाया ये फॉरबिडन स्टोरी से कौन किया, कौन सा संस्था किया? वो बोला हमें मालूम नहीं है। फिर उन लोग हमसे सवाल उठाया कि 2018 मार्च, अप्रैल, मई में आप कौन सा खबर के ऊपर आपका स्टोरी चल रहे थे? तो मैंने बोला एक तो है हमारे उनका देहांत हो गया, भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति में एक थे धीरूभाई अंबानी। उनका विदेशी संपत्ति के ऊपर आबिर दासगुप्ता में एक लेख छपा। वो न्यूज क्लिक वेबसाइट में मई 2018 में ये प्रकाश हो गया कि धीरूभाई अंबानी का विदेशी संपत्ति एक जगह से दूसरा जगह से तीसरी जगह कैसे गया। और हम लोग चिट्ठी लिखा था मुकेश अंबानी जी को, अनिल अंबानी जी को, बोला आप जरा जवाब दीजिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर न्यूज क्लिक ही किया। एक और विषय के ऊपर हम उस समय जांच कर रहे थे। मेरा एक किताब आए थे, वो आए थे अप्रैल 2019, मगर उसका काम 1 साल पहले से ही हमें शुरू किया। ये फेसबुक के असली चेहरा क्या है, भारतवर्ष में फेसबुक और व्हाट्सएप के क्या असली चेहरा, किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहे हैं। कांग्रेस इस मसले को लेकर आक्रामक होने जा रही है, बशर्ते उसके आक्रामक होने की खबरें कहीं छप भी जाएं। बुधवार को कांग्रेस सभी राज्यों में पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 22 जुलाई को देश के सभी राजभवनों तक विरोध मार्च करेगी।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। सबसे पहले तो इस देश के मंत्री महोदय और देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अगर इनकार नहीं किया और देश का इस्तेमाल नहीं किया तो किसने इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही बड़ी फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी ने इस्तेमाल नहीं किया और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो उन्हें किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। शिवसेना के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया कि पूरे मामले की जांच संसद की संयुक्त समिति से हो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। रंजन गोगोई जो देश के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया अप्रैल के महीने में 2019 में। उस महिला का फोन हैक होता है और नवंबर में राफेल में क्लीन चिट ले ली जाती है। इसका क्या लिंक है? ये क्या क्रोनोलॉजी है? तमाम मंत्रियों का फोन हैक हो रहा है। इसका मतलब कि ये कोई सामान्य छोटा मामला नहीं है। आप लोगों की निजता का हनन कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। एनएसओ का कहना है कि वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकार को बेचती है। सरकार चुप है, लेकिन सवाल है कि फिर भारत के लोगों पर इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्या अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं दिखता है? इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस ने भी कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी की तरह राज्यसभा में बहस की मांग की है, नोटिस दिया है। इस धरने में ममता बनर्जी के भतीजे और राज्यसभा सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय भी शामिल थे, जिनका नाम भी पेगासस जासूसी कांड में आया है। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कोलकाता में भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है। पार्टी का कहना है कि 13 अगस्त तक पार्टी हर दिन इस मसले पर प्रदर्शन करती रहेगी। ये सरकार कभी कोई जवाब नहीं देता है और हम लोग बहुत खुश है कि ये मानसून सेशन के पहले निकला है, क्योंकि हम लोग पूछताछ कर सके। क्योंकि अगर ये ऐसे विदा सेशन का टाइम में निकलता तब तो कुछ भी नहीं बोलता सरकार। तो आप लोग की क्या मांग है अब इसको लेकर? हमारे इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार शुड कम क्लीन, गवर्नमेंट शुड कम क्लीन एंड टेल अस। पेगासस जासूसी कांड आम नागरिकों को असुरक्षित करता है। मुश्किल यह है कि लोग अपने पैसे से स्मार्टफोन तो खरीद लेते हैं, पता चला कि स्मार्ट वे नहीं है, उनसे अधिक स्मार्ट तो वह है जिसके पास पेगासस का सॉफ्टवेयर है। अब सवाल है कि वो है कौन? ब्रेक ले लीजिए। अमेरिका के एक शोध केंद्र में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने भारत में कोविड से हुई मौतों की वास्तविक संख्या पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में अरविंद सुब्रमण्यन, अभिषेक आनंद, जस्टिन सांडेफुर शामिल हैं। इनके मुताबिक 21 जून तक भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 34 लाख से लेकर 47 लाख के बीच हो सकती है। 30 से 40 लाख लोग इस संख्या से गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि आधिकारिक संख्या तो 4,14,000 से कुछ अधिक ही बताई जाती है। केरल में बकरीद पर 3 दिनों के लिए लॉकडाउन में छूट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार दबाव में आ गई, जो दुखद हालात की ओर इशारा करता है। बकरीद पर केरल में सरकार ने 3 दिनों के लिए लॉकडाउन नियमों में राहत दी है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि केरल में हालात चिंताजनक हैं, सरकार दबाव समूहों के आगे झुक गई। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के कांवड़ यात्रा के आदेशों का पालन करे। लोगों के जीने के कीमती अधिकार का कोई भी दबाव उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि दी गई छूट के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो जनता इसे कोर्ट के संज्ञान में ला सकती है और फिर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं है, लेकिन आए दिन जगह जगह से टीका केंद्रों के बंद होने और टीका नहीं होने की खबरें अभी तक आ रही हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोमवार को 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, जो बता रहा है कि भारत में टीके को लेकर विरोध नहीं है, बल्कि मांग अधिक है।
इस केंद्र पर जैसे ही टीका खत्म हुआ, लाइन में लगे लोगों का सब्र टूट गया, हंगामे की स्थिति बन गई। धार में भी पुलिस को बुलाकर लोगों को संभालना पड़ा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।